नमस्कार। भारत की नदियों और झीलों में ना एक पौधा है, जलकुंभी। दिखने में तो बड़ा सुंदर हल्के बैंगनी फूल होते हैं इसके। हाँ, खूबसूरत तो है। पर असल में ये एक मूक हमलावर जैसा है। चुपचाप फैलता है और हमारे जल मार्गों को, खासकर जैसे केरल के बैकवाटर्स हैं, वेम्बनाड झील हैं, उनको धीरे धीरे एक हरे रेगिस्तान में बदल रहा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इसे अंग्रेजों के टाइम में सजावटी पौधे की तरह लाया गया था। अच्छा, सजावटी पौधे की तरह। जी हाँ। और आज देखिए, ये एक बड़ा संकट बन गया है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। एक लेख है, जलकुंभी का संकट, एक संयुक्त कार्रवाई की पुकार, उसी के कुछ हिस्सों पर। हाँ, तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला कितना गंभीर है, असर क्या है और क्या कुछ किया जा सकता है ना? बिल्कुल। यही मकसद है कि जरूरी बातें समझें और देखें कि इससे निपटा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समस्या फैली कितनी हुई है? मतलब अंदाजा है कुछ? हाँ, अनुमान है कि देश भर में कोई 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पानी का इलाका इसकी चपेट में है। 2 लाख हेक्टेयर, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, बहुत ज्यादा। और केरल में तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। कुट्टनाड को जानते हैं आप? केरल का चावल का कटोरा कहते हैं उसे। हाँ, सुना है। वहां धान किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई है। ये जलकुंभी सिंचाई की नहरों को पूरा ब्लॉक कर देती है, पानी बह नहीं पाता। तो फिर खेती का खर्चा बढ़ जाता होगा। जाहिर सी बात है, पानी रुकेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, खर्च बढ़ेगा। और वो मछुआरों पर क्या असर हुआ है? उन पर भी तो काफी असर पड़ा होगा। यकीनन बहुत बुरा असर। उनके लिए तो मछली पकड़ना ही मुश्किल हो गया है। ये नीचे तक फैली होती है ना, तो जाल फंसते हैं, नाव चलाने में दिक्कत आती है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो मछलियों के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी नर्सरीज का दम घोट देती है ये। अरे बाप रे। हाँ, तो हमारी जो देसी मछलियां हैं, उनकी आबादी कम होती जा रही है। ये तो पूरी की पूरी जलीय जैव विविधता, मतलब पानी के अंदर का जो जीवन है, उसे तबाह कर रही है। ये कैसे करती है? मतलब पानी के अंदर के जीवन को कैसे खत्म कर देती है? देखिए, ये पानी की पूरी सतह को ना एक मोटी हरी चादर की तरह ढक लेती है। अच्छा। तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं जा पाती, हवा से जो ऑक्सीजन पानी में घुलती है वो भी रुक जाती है। हाँ, समझ गया। इसे आप पारिस्थितिक घुटन कह सकते हैं। मतलब अंदर सब कुछ घुटने लगता है। तो नीचे के पौधे, कीड़े, मछलियां सब खत्म। हाँ, धीरे धीरे सब मरने लगते हैं। पूरी जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला, वो बिखर जाती है। वेम्बनाड झील का मैंने जिक्र किया था, वो तो रामसर साइट है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह। बिल्कुल। वहां पर्यटन पर, नावों की आवाजाही पर, सब पर खतरा मंडरा रहा है इसकी वजह से। ये तो बहुत ही व्यापक असर है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका जलवायु परिवर्तन से भी कुछ लेना देना है। हाँ, और यही बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाती है। देखिए, जब ये पौधा सड़ता है ना पानी में, हाँ। तो ये मीथेन गैस छोड़ता है। मीथेन? जी, मीथेन। और मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले लगभग 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। अरे बाप रे, 25 गुना। हाँ, तो अनजाने में ही सही, ये हमारे जल मार्गों को छोटी छोटी ग्रीन हाउस गैस फैक्ट्रियों में बदल रही है। ये तो वाकई चिंता की बात है। ये सिर्फ एक स्थानीय खरपतवार की समस्या नहीं रही फिर तो। अच्छा, तो क्या इस संकट में, जैसा कि लेख कहता है, कोई अवसर भी है? कुछ समाधान की बात हुई है? हाँ, कुछ कोशिशें हो रही हैं। बड़ी दिलचस्प कोशिशें हैं कि इस कचरे को संसाधन में बदला जाए। जैसे ओडिशा में, हाँ। वहाँ महिला स्वयं सहायता समूह हैं। वो इससे बड़े सुंदर हस्तशिल्प, टोकरियां, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बना रहे हैं। वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और असम, पश्चिम बंगाल में भी प्रयोग हुए हैं। हाँ। इससे कागज बनाने के, बायोगैस बनाने के। ये तो बहुत सकारात्मक बात है। लेकिन क्या ये काफी है? मतलब समस्या जितनी बड़ी है उसके हिसाब से ये कोशिशें। यही असली चुनौती है। ये सब कोशिशें अभी बहुत छोटे पैमाने पर हैं, बिखरी हुई हैं। हाँ, वो तो है। इन्हें अगर बड़े स्तर पर ले जाना है तो मजबूत सरकारी नीतियां चाहिए, पैसा चाहिए और एक अच्छी वैल्यू चेन। मतलब जलकुंभी जमा करने से लेकर उससे बना सामान बाजार तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम चाहिए। फिलहाल दिक्कत ये है कि कोई एक विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। कृषि विभाग, मछली पालन, पर्यावरण, सिंचाई, सब इसे एक दूसरे पर टालते रहते हैं। अच्छा, मतलब तालमेल की भारी कमी है, एक तरह की जड़ता कह सकते हैं सिस्टम में। बिल्कुल, यही शब्द है, जड़ता। तो फिर रास्ता क्या है? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख यही सुझाता है कि भाई एक राष्ट्रीय नीति बनाओ, उसमें किसी एक एजेंसी या विभाग की जवाबदेही तय करो। हाँ, ये जरूरी है। होंगे, मशीनें लगानी होंगी, खासकर केरल जैसे राज्यों में जहां मजदूर आसानी से नहीं मिलते।
तकनीक का इस्तेमाल जरूरी होगा। बिल्कुल। और जो लोग नए आइडिया ला रहे हैं, इनोवेटर्स हैं, उन्हें बढ़ावा देना होगा। प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ना होगा ताकि इससे बनने वाले सामानों के लिए बाजार तैयार हो सके। जैसे कि क्राफ्ट्स या बायोफ्यूल। हाँ, क्राफ्ट्स, बायोफ्यूल, खाद, यहाँ तक कि कपड़े बनाने पर भी रिसर्च होनी चाहिए। संभावनाएं हैं। सही है। अच्छा, क्या जमीनी स्तर पर जैसे समुदाय या यूनिवर्सिटीज भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, एक अच्छी पहल है कोची में जैन यूनिवर्सिटी का फ्यूचर केरला मिशन। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने विशेषज्ञों, जमीनी कार्यकर्ताओं, पॉलिसी बनाने वालों और बिजनेस वालों को एक साथ लाने का काम किया है। ये तो बढ़िया है। उनका मकसद यही है कि जलकुंभी को सिर्फ एक मुसीबत की तरह ना देखें, बल्कि ये सोचे कि कैसे ये लोगों के रोजगार का साधन बन सकती है। वो वैज्ञानिक और स्थानीय ज्ञान दोनों को मिलाकर एक चर्चा पत्र भी लाने वाले हैं। तो मतलब कोशिश यही है कि ये जो बिखरे हुए प्रयोग हैं, इन्हें एक व्यवस्थित, टिकाऊ समाधान में बदला जाए। बिल्कुल। लेकिन निचोड़ भी यही है। वो कहता है कि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। नहीं है। ये हमारी गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता से जुड़ा है और एक हरित अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे लक्ष्य से भी। बात तो सही है। तो कुल मिलाकर देखें, जलकुंभी भले ही सुंदर दिखे, है ये एक बड़ा बहुआयामी संकट। पर अच्छी बात यह है कि इसमें एक संसाधन बनने की क्षमता भी है। हाँ, क्षमता तो है। लेकिन इससे निपटना आसान नहीं। इसके लिए नीति, तकनीक, समुदाय, बाजार सबको मिलकर काम करना होगा। एकदम सही कहा आपने। जरूरत है कि फौरन कुछ किया जाए, जिम्मेदारी तय हो और सब मिलकर काम करें। हमें उस जड़ता को तोड़ना होगा जिसने इस खतरे को इतने सालों तक बढ़ने दिया। और शायद यही आज हमारे लिए सोचने वाली बात है। सिर्फ जलकुंभी को हटाने पर ही जोर ना दें, बल्कि हम सब मिलकर उस गहरी जड़ता को कैसे खत्म करें जिसने इस समस्या को इतना बड़ा बनने दिया।